हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका एनसीईआरटी सिक्स क्लास का है। जो कि आज हम लोग ये लास्ट चैप्टर करने वाले हैं सिक्स क्लास का। ये आपका 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, इमारतों, चित्र और तथा किताबों के बारे में। तो ये चैप्टर किसके ऊपर है? तो आपका जो गुप्ता वंश चल रहा था, तो गुप्त वंश में बहुत सारे जो घटनाएं हुई, और इस पार्ट में जो है आपका इमारतों, चित्र तथा किताबें ये बताती है कि इस काल में इन सभी चीजों का काफी विकास हमें देखने को मिलता है। जो गुप्ता साम्राज्य था, इस काल में बहुत सारे अद्भुत चीजें हुई। जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के इमारतें बनाई गई, बहुत सारे कारीगर हुए। और जो वास्तुशिल्प के जो सबसे अच्छा उदाहरण इस काल में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस काल में विकास देखने को मिला है। इसलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो भारत के इतिहास में जो गुप्ता वंश है, उस काल में के जो भी शासक हुए वो काफी शक्तिशाली शासक हुए। उनका साम्राज्य भी बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। लेकिन ये मौर्य साम्राज्य की तरह उतना ज्यादा विस्तृत नहीं था, लेकिन संपन्न बहुत ज्यादा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, कि इनके इमारतें किस तरह की बनाई जाती थी, कौन कौन से जो वैज्ञानिक चीजें हैं इसके काल में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले धातु के ऊपर जो देखने को मिलता है, तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ। इससे पहले जो हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े थे, तो उस हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति कहा जाता था। तो उस काल में भी धातुओं का काफी विकास हुआ था, क्योंकि उस टाइम में आपका तांबा और कांस्य, ये जो तांबा और टीन होते थे, इन दोनों को मिला के कांस्य का निर्माण किया जाता था। ये हड़प्पा काल की बात कही जा रही है। इसके बाद का जो युग आया, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद का जो युग आया, उसको लौह युग कहा गया। तो इस तरह से देखेंगे कि लौह युग में किस किस तरह का लोहे का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आपका देखिएगा कि लोहे के निर्माण में आपका खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इस तरह से शुद्ध लोहे का विकास किया गया था। तो अभी के टाइम में जितने भी लोहे का जो निर्माण किया जाता है, तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण उसमें जंग लग जाती है। लेकिन इस काल के लोहे की एक विशेषता हमें कहाँ से मिलती है देखने को, तो वो है आपका मेहरौली, दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये लोहे का स्तंभ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में कुतुब मीनार का जो परिसर है, उसमें जगह कौन सा है? मेहरौली। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लौह स्तंभ जहाँ कहाँ पे मिला है, तो जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो ये लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली में है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो ये लौह स्तंभ मिले हैं, लगभग ऊंचाई इसकी जो है, ऊंचाई ये 7.2 मीटर ऊंची है। और इसका जो वजन है, वजन इसका 3 टन है। तो इतना लंबा चौड़ा ये जो स्तंभ देख रहे हैं, ये लगभग इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। और इसके जो निर्माण करने वाले थे वो गुप्त साम्राज्य के ही एक शासक थे। तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो ये जो लौ स्तंभ है, स्तंभ पे ही कुछ अभिलेख खुदे हुए मिले हैं। खुद इन अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है, तो चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है। इस पे उनके नाम लिखे गए हैं। ये जो चंद्र शासक थे, वो आपका गुप्ता वंश के ही शासक थे। तो इससे पता चलता है कि उस काल में इस तरह के लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। इन इतनी शताब्दी के बाद भी इनमें जंग नहीं लगा है। अब इसके बाद का जो निर्माण देखेंगे धातु के बाद, ईंटों और पत्थरों का भी बहुत सारी इमारत बनाई गई इस काल में। तो ईंट और पत्थर से जो शिल्पकार बहुत ही कुशलता से बहुत सारे इमारतें बनाई, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्तूप के बारे में। जो ईंट और पत्थरों से बनाई जाती थी उसको हम कहते थे स्तूप। ये स्तूप क्या है? कुछ इमारतें देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला। और हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, इसके जो आकार भी थे
कोई गोलाकार भी होता था, कोई आपका लंबा होता था। इस तरह से टीले का निर्माण किया जाता था। कोई बहुत बड़ा होता था तो कोई उसका साइज बहुत छोटा भी होता था। तो टीले की जो ये बनावट है, इसमें उन सब में एक समानता क्या होती थी कि इन टीलों में जो इस तरह का शेप दिया जाता था, इसके बीच का जो पार्ट रहता था वो सारे टीलों में कॉमन होता था। तो इन गोलाकार जो टीला है उसके भीतर क्या हमें सामान्यताएं देखने को मिलती है। तो सारे टीले में जो स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, और इस डिब्बे में जो है वो जो बुद्ध थे उनके और उनके अनुयायी के अवशेष रखे गए हैं। उनके जो मृत शरीर होते थे उनके अवशेष इसमें रखा जाता था। जैसे किसी का दांत है या जो जला हुआ पार्ट होता था उसको इसमें एकत्रित करके रखा जाता था इस डिब्बे में, और इसको एक मिट्टी से ढक दिया जाता था। तो ये टीले का निर्माण था। और अब इस स्तूप में देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें कॉमन देखने को मिलती है। तो इस टीले में बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं रखी जाती थी जो ये मृत व्यक्तियों से जुड़ी हुई होती थी। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसी भी चीजें रखी जाती थी, जैसे कीमती पत्थर हो गया या सिक्का हो गया, जो इनसे जुड़ा हुआ चीज होता था उस डब्बे में रख दिया जाता था। इसे धातु मनसुजा भी कहते थे। प्रारंभिक जो स्तूप है वो धातु मनसुजा के ऊपर रखा जाता था। तो स्टार्टिंग का जो भी हमें टीला मिला है वो आपका मिट्टी से ढका हुआ रहता था। बाद में इन टीलों के ऊपर ईंटों से ढक दिया जाता था, और उसके बाद के काल में इस पे गुंबज नुमा ढांचा को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। अब ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये सांची का स्तूप है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप है। ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। सांची कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें देखेंगे क्या कि ये जो बनाया गया है ये गोलाकार गुंबज है। इसको पहले ईंटों से बनाया गया था, उसके ऊपर से पत्थरों से ढक दिया जाता था। इस पे बहुत सारे तराशे जाते थे, इसको अच्छे से तराश के बनाया जाता था। इस पे अलग अलग तरीके से नक्काशी भी की जाती थी। अब आगे देखेंगे जो स्तूप होते थे उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाया जाता था। इस तरह से यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो दिखेगा कि इस तरह से गोलाकार चारों तरफ, इस गुंबज के चारों तरफ आपका एक रास्ता जैसा बनाया जाता था, पथ बनाया जाता था, ये परिक्रमा करने के लिए। और इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जो ये गोलाकार जो ये परिक्रमा पथ था उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता था, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसको रेलिंग से, यहाँ देखेंगे कि ये रेलिंग है बना हुआ, इस रेलिंग से घेरा जाता था। और ये जो घिरा हुआ रेलिंग होता था जिसे वेदिका कहा जाता था, इसको वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार भी बने जाते थे। ये जो आपका रेलिंग है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है बना हुआ? प्रवेश द्वार है। एक तो पथ बनाया गया, उसके साइड से रेलिंग बनाया गया, और उस रेलिंग के बीच में आपका एक द्वार बनाया जाता था जिससे इसके भीतर प्रवेश किया जाता था। रेलिंग तथा जो तोरण होता था, तोरण मीन्स प्रवेश द्वार का ही ये जो ये पिलर होता था इसको कहा जाता था तोरण। इस पे मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियां से सजाई जाती थी। तो बहुत सारे इस पे मूर्तियां और बहुत सारी कलाकारी की जाती थी। अब देखेंगे क्या कि एक अमरावती में भी आपको स्तूप मिला है, वो भी बहुत भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग ये 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। जो भी पत्थर की जो शिलाएं होती थी उस पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाएं में मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ये मेनली जो होता था ये गुफाएं, वो पहाड़ों को काट के बनाया जाता था और उस पे बहुत सारे चित्र और मूर्तियां बनाई जाती थी। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर भी बनाए गए हैं। एक तो स्तूप की कलाकृतियां हमें देखने को मिलती है इमारत के रूप में, पहला हम स्तूप देखते हैं। दूसरा जो आता है वो आपका मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर होते थे। मंदिरों के निर्माण में क्या क्या विशेषताएं हैं वो अभी हम देखेंगे। तो जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था, इन मंदिरों में मेनली कौन कौन से भगवान के लिए बनाए जाते थे मंदिर? तो विष्णु, शिव और पार्वती और
माता दुर्गा का ये मंदिर होता था। जैसे देवी देवता की पूजा के लिए इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे। मंदिरों में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था वो गर्भगृह होता था। गर्भगृह उस स्थान को कहा जाता था जिस स्थान पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था क्योंकि यहाँ पे ही भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी, गर्भगृह में। जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, इसी स्थान पर आपको पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। कोई भी पूजा पाठ का जो कार्य होता था इन्हीं गर्भगृह में बैठ के किया जाता था। साथ में जो भी भक्त जन आते थे पूजा करने के लिए वो सब इसी स्थान पे आके पूजा करते थे। अक्सर जो गर्भगृह को एक पवित्र स्थान माना जाता था। और जैसे आप देखेंगे आगे चित्र में भी दिखाया गया है, भीतर गांव का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो मंदिर है ये शुरुआती मंदिर है आपका। ये चित्रगांव एक जगह है उसकी ये मंदिर का ये है आरंभिक मंदिर है। इस मंदिर में क्या दिख रहा है कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर बहुत ऊंचा एक शिखर बनाया जाता था इस तरह से। जहां देवी देवता को रखा जाता था उस स्थान के ऊपर बहुत ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था और इसे शिखर कहा जाता था। इस ऊंचे हुए पार्ट को शिखर कहा जाता था। इसको बनाने में काफी कठिनाइयां होती थी, बहुत ही सावधानी से इसका निर्माण किया जाता था क्योंकि ये इतनी ऊंचाई तक जाके निर्माण करना काफी कठिन होता था। अधिकतर मंदिर में एक मंडप का भी निर्माण किया जाता था। और मंडप क्या होता था? मंडप वैसा स्थान होता था जहां पे लोग सभाएं करती थी, मतलब सार्वजनिक स्थल कह सकते हैं। सार्वजनिक स्थल होता था मंदिर में, सार्वजनिक स्थल जहां लोग सभागार, इसको सभागार भी कह सकते हैं, जहां लोग इकट्ठे होते थे, सार्वजनिक स्थल या सभागार। यहाँ पे लोग, काफी लोग इकट्ठे होते थे किसी भी समस्या पे समाधान करने के लिए। इस सभागार में लोग चर्चाएं करती थी, इसके लिए यहाँ एकत्रित होते थे। अब जो नेक्स्ट चित्र हम लोग देखते हैं ये वो है आपका महाबलीपुरम। और एहोल को, एहोल के बारे में जानेंगे। एहोल आपका जो है वो चालुक्य नरेश की राजधानी थी एहोल। और महाबलीपुरम के बारे में, अब ये दो जो मंदिर है इसके बारे में देखेंगे। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर मिले हैं अभी तक। तो ये जो मंदिर है आपका भीतर गांव, ये आपका ईंटों से बनाया जाता था। बहुत सारे मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और बहुत सारे मंदिरों में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और पत्थर से बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से इसके का निर्माण किया जाता था। इस साइड में इन सारे मंदिरों के बारे में दिया गया है। अब अगला हम देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब बनाने की उसकी प्रक्रिया कैसी होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। जैसे आप देखेंगे कि जो बहुत सारे धन खर्च होते थे इस मंदिरों को बनाने में, इसलिए आमतौर पर जो राजा रानी होती थी वही इस कार्य को करवाते थे। इन्हें बनवाने के लिए सबसे पहले है कि कच्चे माल को एकत्रित करना पड़ता था, फिर उस स्थान को ढूंढना पड़ता था। इस मंदिर को बनाने के लिए जो शिलाखंड लगते थे, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को खोदकर इस मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से मंदिर और स्तूप के लिए सोच विचार करके उस स्थान को ढूंढना और फिर शिलाखंड को वहां पर पहुंचाना ये काफी कठिन कार्य था। इसलिए जो भी धनी मनी लोग होते थे जैसे राजा रानी हुई और और जो भी धनवान जो व्यापारी वर्ग होते थे वही ये इस कार्य में सम्मिलित होते थे। और यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों और दीवारों और चौखटों को, फर्शों, छतों को, आकार को अच्छे तरह से तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उड़ीसा का जो जैन मठ है एक पहाड़ी को खोदकर इस तरह दो मंजिला इमारतों में बनाया गया है। ये जो पिक्चर है ये आपका क्या है? आपका जैन मठ है। ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है जैन मठ। ये दो मंजिला बनाया गया है। ये एक पहाड़, ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। और कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखें, जैसे जैन भिक्षुओं के रखते और ध्यान में बनाया गया है। इस तरह से इसमें प्रवेश द्वार भी आप देख सकते हैं। और ये आपका दिल्ली संग्रहालय में इस तरह की मूर्ति चित्र का आपको नमूना देखने को मिलेगा। ये गुफाओं की खुदाई की गई थी, यहाँ पर गुफाओं को खोदने पर इस तरह के चित्रकारी हमें देखने को मिलता है। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते थे वो सारा खर्च उनका कौन करता था?
जो भी शिल्पकार की जो खर्चा होता था उस सबको राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले जो भक्त होते थे वो भी इस मंदिरों पे काफी उपहार चढ़ाते थे। और इस उपहार से केवल इन मंदिरों का सजावट किया जाता था, सजावट का कार्य होता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले जो भी श्रमिक संघ होते थे वो ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने में खर्च किया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले जो व्यापारी होते थे, कृषक वर्ग होते थे, चाहे जो माला बनाने वाले होते, इत्र बनाने वाले या लोहार सुनार, जो भी ऐसे लोग होते थे, कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे। इनके बारे में हमें कैसे पता चला कि ये लोग जो हैं इन मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया है? तो इनकी जानकारी हमें इस मूर्तियों के, चाहे ये जो स्तंभ है, यहाँ में जो भी स्तंभ बनाए जाते थे, खंभे बनाए जाते थे, रेलिंग बनाई जाती थी इन मंदिरों पर, उस पे इनका नाम उकेरा जाता था। जो भी इसमें दान देते थे उनका नाम इस पे लिखा जाता था। यहाँ हम देखेंगे कि जो इनके नाम खुदे हुए हैं, और इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखेंगे तो याद होता है कि कौन कौन से लोग इसमें क्या क्या योगदान दिया है। अब इस काल की अगर चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में भी अद्भुत जो हमें देखने को मिलता है, अद्भुत चित्रकारी मिलता है। जैसे अजंता की जो भी चित्र है, अजंता की गुफा में जो हमें चित्रकारी मिली है उसके बारे में देखें। ये जो चित्र है वो आपका अजंता का है। इनमें भी आप जो देखेंगे कि इन गुफाओं को, जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाओं को खोद के इनको बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए जाते थे। मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे उनको काट के तराश के बौद्ध भिक्षु सब जो होते थे उनके लिए ये इस तरह के गुफा निर्माण थी, इस तरह से गुफाएं बनाई जाती थी। इसको क्या कहा जाता था, इस जो आपका पहाड़ों को काट के जो बनाया जाता था उसको बिहार कहा जाता था, जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया भी जाता था। ये जो बिहार होता था, बौद्ध बिहार, उसको गुफाओं जो पत्थर से काट के जो गुफाओं में बनाए जाते थे उस पे चित्रकारी भी हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए गुफाओं के अंदर जो अंधेरा होने की वजह से ये चित्रकारी किस तरह से की जाती थी, तो मसालों को जला के, मतलब मसालों के रोशनी में ये चित्रकारी की गई थी। और चित्रों के जो रंग है वो लगभग 1500 साल बाद भी चमकदार है। मतलब 1500 साल बाद की ये चित्र है, साल पहले बनी हुई चित्र, बनी चित्र में कौन सा रंग यूज किया जाता था, चित्र में कौन सा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, कौन सा रंग रंग इस्तेमाल होता था? तो ये जो है आपका, ये रंग पौधा तथा खनिज से बनाए गए थे। ये प्राकृतिक तौर पे तैयार ये रंग होता था, जो पौधे के रंग, पौधों प्लस खनिज, खनिजों से बनाया जाता था। ये दो चीजों से, पौधा और खनिजों से ये रंग तैयार किया जाता था। इन महान कृतियों को बनाने में वाले जो कलाकार हैं उनकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये अभी हम लोग चित्रकला के बारे में पढ़े हैं। इस चैप्टर में अभी हमें इनके जो साहित्य स्रोत हैं, इनके इस काल में कौन कौन से जो वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत भी, साहित्यिक विकास भी इस काल में देखने को मिलता है। जैसे रामायण, महाभारत, इस तरह के बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए। साथ में वैज्ञानिक पुस्तकें भी लिखी गई। उस काल में जो आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक थे ये भी गुप्ता काल के ही थे। तो आप समझ सकते हैं इस काल में कितने सारे वैज्ञानिक हुए, चित्रकार हुए, और साथ में वास्तुकार भी हुए। तो इस काल को इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि इस काल में इन सभी चीजों का काफी विकास हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपका ये जो 6 क्लास का टॉपिक है पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 7 क्लास का 7 क्लास का एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करेंगे।